इस क्लास में जो है हम इंडियन जीके का कुछ 30 क्वेश्चंस का जो है सेट हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, और एक इसका पार्ट और होगा शाम के क्लास में, जिसमें और 30 क्वेश्चन जो है करेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल के क्लास में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन का सेट किया था, अब ये 30 है, और एक 30 क्वेश्चंस का जो है और एक सेटअप जो है हम लोग एमसीक्यूज का करने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन जो है हम इन क्वेश्चंस को देखते जाते हैं, और अपने तरफ से आप ट्राई करना, उसके बाद जो है हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं करना है, टू द पॉइंट हमें जो है क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहला है यहाँ पर द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री मीटिंग इज फॉर। जो पहला घंटा होता है, पहला सेशन, किसी भी सेशन का पार्लियामेंट्री जो मीटिंग होता है, उसका पहला जो आवर होता है वो किस लिए जो है डेडिकेटेड होता है। पहला है पॉइंट ऑफ ऑर्डर, डिस्कशन ऑन मनी बिल, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर। क्या कहा जाता है जो पहला घंटा होता है उसको किसी भी पार्लियामेंट्री सेशन में? जल्दी से बताओ। ठीक है, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। बेसिकली होता क्या है, जब भी जो सिटिंग सेशन होता है लोकसभा का या पार्लियामेंट की किसी भी सभा का, तो उसमें जो है जो क्वेश्चन पूछते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्टिविटीज होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है। तो इसीलिए जो इसके पहले सेशन का, किसी भी सेशन का पहला आवर है, उसको हम क्वेश्चन आवर कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आवर। ठीक है, प्रश्न काल भी कहते हैं हिंदी में इसको, क्वेश्चन आवर, प्रश्न काल। Which of the following words was inserted in the preamble by the Constitution 42nd Amendment Act 1976? तो जो 42वां नंबर का संविधान का संशोधन हुआ था 1976 में, तो उसमें जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कौन सा जो शब्द है वो ऐड किया गया था, कौन से शब्द को इंसर्ट किया गया था? ऑप्शन है इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस या फिर सोशलिस्ट। कौन सा ऐसा शब्द है जो उसमें ऐड किया गया था, इंसर्ट किया गया था संविधान के प्रस्तावना में? देखो पहले क्या है, 1976 से पहले कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में एक सेंटेंस था जिसको बोला जाता था सोरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, इसी को बेसिकली चेंज करके इसको किया गया सोरिन सोशलिस्ट सेक्युलर सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो क्या क्या शब्द जोड़ दिया गया? सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जो है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इस केस में ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सोशलिस्ट को जो है इसमें ऐड किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ठीक है, तो ये प्रस्तावना में ऐड किया गया है, इसके पहले सोशलिस्ट शब्द जो है प्रस्तावना में ऐड नहीं था, जो मूल संविधान था उसमें। तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें ये इंसर्ट किया गया। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइडेड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। तो कौन से नंबर का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो कि 2002 में आया था, जिसके तहत जो है मुफ्त शिक्षा और कंपल्सरी शिक्षा जो है हर बच्चे को जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अमेंडमेंट है 84th नंबर, 85th नंबर, 86th नंबर और 87th नंबर। कौन से अमेंडमेंट में जो है ये चीज किया गया?
तो देखो एक अमेंडमेंट आया था 2002 में, जब 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए जो है एजुकेशन को कंपलसरी और फ्री किया गया, ठीक है। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को इसमें लागू किया गया, तो वो है ऑप्शन सी 86, जो कि 2002 में हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 86वां संविधान संशोधन कहा जाता है इसमें, ठीक है। और इसमें ऐड किया गया था आर्टिकल नंबर 21A, जिसमें हर एक बच्चे को 6 से 14 साल के बच्चे को जो है इसमें वो किया जाएगा, मतलब कंपलसरी और एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा फ्री में, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है 86वां संविधान संशोधन 2002। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश द सेकेंड रेजिडेंशियल संस्कृत स्कूल ऑफ द स्टेट विल बी ओपन। अभी जो है रिसेंटली मध्य प्रदेश में जो है एक बोलना चाहिए कि दूसरा रेजिडेंशियल और प्रवास आवासीय जो है संस्कृत स्कूल खोले जाने की बात हुई। तो वो कौन से मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी और रतलाम। इसको मैंने करंट अफेयर्स के टाइम में जो है मध्य प्रदेश का जब करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम में इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। ये मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर का संस्कृत विद्यालय होने वाला था, ठीक है। पहला संस्कृत विद्यालय ऑलरेडी वहां डिंडोरी जिला में था। तो ये सेकंड नंबर का, तो ये कहां पे है? एक सेकंड वेट करना यार, मैं इसका चार्जर लगा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। कहाँ रख देते हैं यार? ठीक है। हाँ, तो क्या क्वेश्चन था? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश द सेकेंड रेजिडेंशियल संस्कृत स्कूल ऑफ स्टेट विल बी ओपन। तो इसका करेक्ट आंसर है रतलाम। एक था डिंडोरी में और सेकंड जो है रतलाम में खोला गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द यारलंग जैंगबो रिवर इन इंडिया इज नोन एज। एक रिवर का नाम है यारलंग जैंगबो, जो कि चाइनीज में जो है या चाइना क्षेत्र में जो है इस नदी का नाम है यारलंग जैंगबो। तो इसको जो है इंडिया के क्षेत्र में क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन है, गंगा, इंडस या और ब्रह्मपुत्र और महानदी। चलो, इसको जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को बेसिकली अलग अलग जगह में अलग अलग नामों से जाना जाता है, और ये जो है चाइना के क्षेत्र में अलग नाम से जाना जाता है। जब भारत में अरुणाचल प्रदेश के पास में जाता है तो इसको सियांग नदी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग नदी कहा जाता है। और यही नदी जब आगे भारत में अलग अलग और राज्यों से जब गुजरता है तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से बेसिकली जाना जाता है पूरे भारत में, ठीक है। लेकिन इसको अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो उस टाइम में इसको सियांग नदी के नाम से अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में ये कहा जाता है।
Which among the following is or are the major factor slash factors responsible for the monsoon type of climate in India? इनमें से कौन कौन सा फैक्टर है, मेजर फैक्टर्स है जो कि भारत के जो मानसून है उसके टाइप को, उसके जलवायु के आधार पे जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि डिसाइड करता है कि किस टाइप का जलवायु होगा। ठीक है, तो पहला इसमें है लोकेशन, थर्मल कॉन्ट्रास्ट कंट्रास्ट और अपर एयर सर्कुलेशन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से जो है कितनी चीजें हैं जिसका फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है मानसून टाइप को डिसाइड करने के लिए। तो इसमें जो है चार ऑप्शन है, क्या सिर्फ एक है, क्या दो चीजें हैं, तीन एक सॉरी दो तीन और चार चीजें हैं, या फिर सारे के सारे चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इस ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कि वन है, दो और तीन है, दो तीन और चार है, या फिर एक दो तीन चार है। लोकेशन कैसा है या जगह कैसा है, थर्मल कॉन्ट्रास्ट कैसा है वहां का, ठीक है, और ऊपर का जो अपर एयर सर्कुलेशन है, वायु का जो परिसंचरण होता है वो कैसा है। इसके अलावा जो वहां का उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है वो कैसा है। ठीक है, चलो, तो एक चीज याद रखना है, किसी भी जगह का खास करके भारत में अलग अलग जो मानसून टाइप के बारे में बात होती है, तो जो इसमें जितने भी फैक्टर है वो सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं। लोकेशन कैसा है, वहां का थर्मल कॉन्ट्रास्ट कैसा है, उसका जो अपर एयर सर्कुलेशन है वो कैसा है, और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन किस टाइप का है, उस पर डिपेंड करता है कि वो मानसून टाइप कैसा होगा और वहां का क्लाइमेट कैसा होगा। ठीक है, तो ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, द रेडक्लिफ लाइन इज बाउंड्री बिटवीन। ये जो रेडक्लिफ लाइन है ये किसके किसके बीच में जो है बाउंड्री क्रिएट करता है, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड म्यांमार, और इंडिया एंड अफगानिस्तान। जियोग्राफी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो अलग अलग बाउंड्री लाइन के बारे में वहां पे हम लोगों ने बात किया था। तो रेडक्लिफ लाइन किसके किसके बीच में है। ठीक है, करेक्ट आंसर है इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है, बॉर्डर लाइन है, उसको क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, रेड क्लिफ बॉर्डर लाइन कहा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, काफी लोगों ने सही आंसर दिया। नेक्स्ट है, द स्टेट हैविंग अ लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज। कौन सा स्टेट है जो कि सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया है। अब इसमें याद रखना है ना, एरिया की बात हो रही है, तो एरिया वाइज जो है कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा जो है फॉरेस्ट कवर क्षेत्र रखता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा एरिया है जहां पर फॉरेस्ट कवर क्षेत्र जो है मैक्सिमम है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर बोट रेसेस अ स्पेशल फीचर। कहने का मतलब ये है कि कौन सा जो फेस्टिवल है जहां पर बोट रेस जो है स्पेशली वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला है ओनम फेस्टिवल, रोंगाली बिहू, नवरात्रि और पोंगल। ये कौन से मतलब कि वो है फेस्टिवल है जहां पर बोट रेस होता है, नाव दौड़ जिसको या नौका दौड़ कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओणम जो होता है, ओणम जो फेस्टिवल होता है उसमें जो है स्पेशली बोट रेस कराया जाता है, बोट रेस वहां पे स्पेशल फीचर होता है उस फेस्टिवल के लिए। ठीक है, ओणम पहला ऑप्शन है ए जो कि करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है यहां पर, एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज
जो एंटोमोलॉजी होता है वो साइंस का कौन सा ब्रांच है जिसपे क्या चीज का स्टडी होता है, ये पूछ रहा है। बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स, द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स, द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। इसमें से क्या चीज का स्टडी हम एंटोमोलॉजी में करते हैं। मैंने एक पीडीएफ प्रोवाइड किया था एनसीएल के टाइम में, जिसमें अलग अलग अच्छा, साइंस जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने अलग अलग सब्जेक्ट को बताया था कि कौन कौन से साइंस के कौन कौन से ब्रांच के कौन कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या स्टडीज किया जाता है। तो उसमें ये चीज है, लिस्ट आउट है, आप देख सकते हो उसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंसेक्ट की स्टडी किया जाता है एंटोमोलॉजी में। ठीक है, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनके बारे में इसमें स्टडी किया जाता है एंटोमोलॉजी। चलो इसको बताओ, गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट। पहला है जूनागढ़ गुजरात, डिपो असम, कोहिमा नागालैंड और गंगटोक सिक्किम। किस जगह में जो है गर्म पानी सेंचुरी जो है लोकेटेड है। अब गर्म पानी जो सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बहुत छोटा सा, आई थिंक जो है 2 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर मतलब कि 6 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का इसका जो एरिया है वो है। चलो कुछ लोगों ने कहा डी, कुछ लोगों ने कहा बी। ठीक है, तो ये जो है गर्म पानी सेंचुरी यहाँ पर है आपका डीपू आसाम में। ठीक है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसका जो एरिया है वो 6 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। छोटा सा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। ठीक है, अंगलोंग करके एक जगह है, वहां पे अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है आसाम में, वहां पड़ता है ये। कार्बी अंगलोंग करके डिस्ट्रिक्ट है वहां। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सेसिव सिक्रेशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द चिल्ड्रन रिजल्ट इन। तो किसी भी बच्चे में अगर पिट्यूटरी ग्लैंड अगर बहुत ज्यादा जो है सिक्रेट करेगा वहां पर, तो उसकी वजह से क्या चीज हो सकता है, क्या उसका रिजल्ट आ सकता है। पहला है इंक्रीज्ड हाइट, रिटार्डेड ग्रोथ, वीकनिंग ऑफ बोन्स, नन ऑफ द एबव। क्या क्या चीजें इसमें हो सकता है कि अगर एक्सेसिव सिक्रेशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, पीयूष ग्रंथि का जो है, यहाँ पर अगर एक्सेसिव सिक्रेशन होता है तो क्या चीज हो सकता है। देखो, ये अगर जो है जो हार्मोन्स होता है वो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन को यहाँ पर वो करता है ना, सिक्रेट करता है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है। तो अगर वहां से एक्सेसिव सिक्रेशन होगा तो ग्रोथ हार्मोन हुई सिक्रेट हो रहा है बेसिकली, तो होगा क्या उसमें, जनरली उसके जो आर्म्स होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, पैर लंबे हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये बोल सकते हो कि उसका हाइट जो है वो ग्रो हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है, इंक्रीज्ड हाइट। और कई बार ऐसा होता है कि 7-8 फीट का जो है हाइट हो सकता है, ऐसा बोला जाता है अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहा है हार्मोन्स का। ठीक है, इसको इस कई बार इसको बीमारी के टर्म में जो है गिगैंटिज्म कहा जाता है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव्स the objectives resolution was unanimously adopted by the Constituent Assembly on। जो उद्देश्य संकल्प था, उद्देश्य प्रस्ताव भी बोलते हैं इसको, उद्देश्य संकल्प बोल सकते हो, इसको जो है कब अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा कब उद्देश्य संकल्प को, उद्देश्य प्रस्ताव को जो है सब लोगों ने एक मत के तौर पे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया था। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन है, 22 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1946, 1 अक्टूबर 1948 और नन ऑफ द अबव। कौन सा इसका ऑप्शन जो है करेक्ट है।
अच्छा, इस चीज में एक चीज और ऐड कर लेना, जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन था इसको जो है प्रपोज किया था, प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इसको प्रपोज किया था इन्होंने 13th एक सेकेंड, दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रपोज किया गया, लेकिन उसको उसी दिन एक्सेप्ट नहीं किया गया या उसको अडॉप्ट नहीं किया गया, बल्कि उसको अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ये प्रपोज किया गया और इसको एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 जनवरी 1947। ठीक है, बेसिकली जो है इसमें जो उद्देश्य संकल्प है उसमें इसी चीज को मेंशन किया गया था कि संविधान बनाने का, संविधान सभा के बनाने का, इस सब चीजों का जो उद्देश्य है वो क्या चीज है, या उसका क्या जो है हम उद्देश्य रख रहे हैं, किस उद्देश्य से ये सारा जो है प्रोसेस हो रहा है, ये सारी चीजें जो है उसमें कही गई थी। तो उस जो रिजोल्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है कि कौन इसको प्रपोज किया था, तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाहयान वॉज, जो फाहयान था वो कौन था? पहला है द फर्स्ट बुद्धिस्ट पिलग्रिम ऑफ चाइना टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। पहला बुद्धिस्ट जो है एक तरह का मॉन्क था, या बोलना चाहिए कि यात्री था, ट्रैवलर था, जो कि भारत में जो है ट्रैवल किया था चाइना से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में। दूसरा बोल रहे फायान वाज द डिस्कवरर ऑफ पुर्टो रिको एंड जमाइका। थर्ड बोल रहा है फायान वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट पिलग्रिम ऑफ इंडिया टू विजिट चाइना। इंडिया का था क्या जो चाइना को विजिट किया था? तो बिल्कुल इनकरेक्ट है सी ऑप्शन, तो नन ऑफ द एबव हो नहीं सकता। हो नहीं सकता, पहले देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। तो एक चीज याद रखना है, जो ऑप्शन बी है जमाइका और पोर्टो रिको, इसको जो है कोलंबस ने, आई थिंक कोलंबस ने इसको, क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है इसको वो किया था, एक्सप्लोर किया था। ठीक है, तो बचा कि आपके पास ऑप्शन फर्स्ट, द फर्स्ट बुद्धिस्ट ट्रैवलर बोलो, पिलग्रिम और ट्रैवलर ऑफ चाइना टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, आयान। ठीक है, समझ में आ गया। चाइना से आने वाला पहला बुद्धिस्ट था, पहला ही बुद्धिस्ट यात्री था जिसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में भारत में कदम रखा। ठीक है, और जो सेकेंड ऑप्शन है प्योर्टो रिको एंड जमैका को किसने खोजा? तो वो कोलंबस ने खोजा था। फिरदौसी वॉस, जो फिरदौसी था वो कौन था? इसके बारे में भी वही बात कही गई है कुछ कुछ। फिरदौसी वॉस अ पोएट वेल नोन फॉर हिज एपिक शाहनामा। ऑप्शन सी में बोथ ऑप्शन दिया है, ए एंड बिन और ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। फिरदौसी के बारे में कहा जाता है कि वो एक फारसी कवि थे। ठीक है, और उन्होंने लिखा था शाहनामा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अरे, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, मतलब कि फिरदौसी एक कवि था, फारसी कवि था, ये पर्सियन पोएट था। और इसको जाना जाता है स्पेशली इसके जो रचना था शाहनामा उसके लिए।
अब शाहनामा में जो सेवंथ सेंचुरी के जितने भी अरब और फारस के जो वो था, मतलब कि फारस पर जो अरबों का जो वो हुआ था, विजय हुआ था और अटैक वगैरह हुआ था, उसके बारे में इसमें जो है रचना की गई है। ठीक है, तो फिरदौसी जो है एक फारसी कवि था। अच्छा, इसके बारे में एक चीज बोली जाती है कि महमूद गजनवी जो सुल्तान था उस टाइम में, उसने इसको कहा था कि जब आपका ये जो रचना है शाहनामा, शाहनामा अगर खत्म होगा तो मैं हर एक जो उसका शेर है, अब उसमें माना जाता है कि 60,000 जो है, 60,000 जो है इसमें शायरी था, एक एक शेर थे। ठीक है, तो हर शेर के लिए जो है आपको मैं कुछ पैसे दूंगा, और उसमें बोला गया था कि वो जो है उसमें एक एक दिनार दूंगा करके बोला था उसने, हर शेर के बदले एक दिनार। लेकिन उसने दिया हर शेर के बदले एक दिरहम। अब आप समझो कि दिनार 1 रुपया है और ये एक पैसा है ना। तो एक दिनार देने का उसने वादा किया था, लेकिन उसने एक्चुअल में दिया एक दिरहम हर शेर के बदले। तो फाइनली जो है फिरदौसी ने जो है इनकार कर दिया, और वो गुस्से में जो है उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, और बाद में उसने शाहनामा में कुछ चीजें ऐड कर दी उसने, जो कि उसकी बुराई थी, किसकी, महमूद गजनबी की। तो बोला जाता है कि वो इतना, मतलब कि उसके लिए जलील होने वाली या बेइज्जत वाली बात थी, क्योंकि वो जो कुछ भी लिखा गया था उससे जो है एक तरह से उसका आलोचना था, किसका, महमूद गजनबी का। तो बाद में जो है वो हर जगह जहां भी उसके जो वो थे, सेना के लोग थे और उसके राज्य के लोग थे, वो जहां भी जाते थे उनको जो है एक तरह से टोंट मारा जाता था उस शेर के हिसाब से, जो कि उसके लिए लिखा गया था, महमूद गजनबी के लिए। तो उसके जो भी कोर्ट पोएट्स वगैरह थे या कोर्ट के जो भी लोग थे, मतलब कि मंत्री वगैरह, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप उसको उतने पैसे दे दो जितना का वादा किया गया था, धोखेबाजी नहीं करनी है। तो उस टाइम उसमें बहुत टाइम चला गया। इस बीच में जो है वो 80-85 साल का हो चुका था, कौन, फिरदौसी। और बोला जाता है कि पूरा वो गाड़ी भर के उसके लिए जो है दिनार भेजा गया था, और जब उसके घर में पहुंचा तो उसका जनाजा निकल रहा था वहां से, फिरदौसी मर चुका था उस टाइम में, और उसकी एक बेटी थी, तो उसकी बेटी ने भी जो है उसको लेने से मना कर दिया था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज था उस टाइम में। ठीक है, चलो, ये फिरदौसी के बारे में ये एक कहानी है। नेक्स्ट है गैब्रियल डेनियल फेरनहाइट वॉज। पहला है अ जर्मन फिजिसिस्ट, क्या था ये, फेरनहाइट जो है जर्मन फिजिसिस्ट था। सेकंड बोलता है डेवलप्ड द मर्करी थर्मोमीटर इन 1714। ठीक है, 1714 में उसने जो फेरनहाइट मर्करी वाला जो थर्मामीटर था, उसने जो है इसको इन्वेंट किया, डेवलप किया 1714 में। लास्ट है सी ऑप्शन है डिवाइज्ड टेम्परेचर स्केल, और लास्ट है ऑल ऑफ द एबव। क्या चीज है जो कि इसमें करेक्ट आंसर बनेगा। तो एक तो आपको याद रखना है कि जो फेरनहाइट था वो जर्मन फिजिसिस्ट था। ठीक है, जर्मन भौतिक शास्त्री था वो, और उसने जो है थर्मामीटर डेवलप किया था 1714 में। ठीक है, और ये जो है एक टेम्परेचर स्केल ही है, समझो, जो थर्मामीटर है वो टेम्परेचर स्केल है, टेम्परेचर को ही काउंट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें जो है इसमें करेक्ट है डेनियल फेरनहाइट के बारे में। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ दी एबव देखते साथ डी मार दिया। अच्छा, एग्जाम में ऐसा मत करना ना, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि हो जाए। हाँ, लेकिन तुक्का मारने के लिए कोई रास्ता नहीं है तो ये कर सकते हो यार, ये काम करता है बहुत टाइम में ना, ये अक्सर काम कर जाता है। अगर कहीं पे आपको दिखे बोथ ए एंड बी करके, तो वहां पर होने के चांसेस होते हैं। ऑल ऑफ द एबव वाले में एक चीज होने के चांसेस होते हैं, लेकिन वो तब करना है जब आपको कोई आइडिया ही नहीं हो उसके बारे में, है ना। और माइनस मार्किंग का झंझट नहीं रहता तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड। आयरन या स्टील को जो गैल्वेनाइजेशन होता है, अमोनियम, कॉपर, लेड या फिर जिंक। आपको पता ही होगा, मैंने ये चीज को उस टाइम में भी साइंस वाले सेक्शन में बताया भी था कि जो स्टील होता है या आयरन होता है उसमें एक कोटिंग लगाया जाता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए उसको, जो जंग वगैरह लगता है उसके लिए। तो किस चीज का उसको कोटिंग किया जाता है, चलो ये चीज याद है शायद सब लोग को। ठीक है, जिंक जो है इसका करेक्ट आंसर है, सब लोगों ने सही आंसर दिया है। ऑप्शन डी, जिंक का जो है कोटिंग किया जाता है, उसी को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजिंग आयरन करने के लिए या गैल्वेनाइजिंग आयरन बनाने के लिए जिंक मेटल का कोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
द ईयर इज कॉल्ड अ ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के जो बोलना चाहिए कि जनगणना के टाइम में जो है किसको जो है महान दशक बोला जाता है, या महान विभाजक दशक कहा जाता है, जनसंख्या विभाजक दशक कहा जाता है इसको। अब चक्कर ये था कि जब से 1881 से जब से सेंसस होना स्टार्ट हुआ, तब से लेकर के लगातार जो है हर 10 साल के बाद में जनगणना शुरू हुआ, सेंसस स्टार्ट हुआ। और जब जनगणना होता था तो हर 10 साल में जो है इंक्रीमेंट होता था। ठीक है, लेकिन 1921 में पहली बार ऐसा हुआ जब 1911 से 1921 के बीच में जो है जनसंख्या बढ़ने के बजाय डिक्रीज हो गया था, तो उसको बोला जाता है जनसंख्या महाविभाजक दशक। ठीक है, द ग्रेट डिवाइड। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 21, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूस सेफ्रॉन इज। एक ही राज्य है भारत में जो कि सेफ्रॉन का जो है प्रोडक्शन करता है, यहाँ जहां पे प्रोड्यूस होता है सेफ्रॉन का, केसर बोला जाता है ना इसको। तो केसर का उत्पादन कहाँ पे होता है? असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय। ठीक है, सबको पता है, कश्मीर ही वो जगह है जहां पर केसर का उत्पादन किया जाता है, सेफ्रॉन का जो है उत्पादन होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। Three important rivers of the Indian subcontinent have their sources near the Mansarovar Lake in the Great Himalayas. These rivers are। कल भी हम लोगों ने जो है देखा था कि जो मानसरोवर लेक है उससे रिलेटेड, तो यहाँ पर है तीन तीन नदियों का समूह दिया हुआ है, इंडस, झेलम और सतलज। ब्रह्मपुत्र, सतलज और यमुना। ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलज। और यहाँ पे है इंडस, मतलब सिंधु नदी के बारे में हो रही है ना बात, झेलम और सतलज और यमुना। तो कौन से ऐसे तीन नदियां हैं जिसका जो ओरिजिनेशन है या जहाँ पे जिसका सोर्स है, जहां से उत्सर्जन वो होता है, उत्सर्जन होता है बेसिकली उसका, वो कौन सा है? मतलब होता है वो मानसरोवर लेक के आसपास में है, जो कि ग्रेट हिमालय के अंदर में आता है। एक तो ब्रह्मपुत्र है, सिंधु नदी है, और एक जो है आपका अब यमुना और झेलम जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन में एक ही दिख रहा है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ब्रह्मपुत्र नदी, इंडस नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी। ये तीनों नदियां जो है मानसरोवर लेक के आसपास से ही निकलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। मैंने कल नदियों के बारे में वो जो पीडीएफ के बारे में बात किया था, तो पीडीएफ एक बार रिवाइज कर लेना यार, उसमें बहुत सारी नदियों के बारे में हर चीज लिखा हुआ है। तो आप एक बार देख लेना कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, क्या चीजें हैं, सारी चीजें। आई होप वो पीडीएफ सबके पास होगा, वो हैंड रिटन ही है। तो उसके एक बार रिवाइज करना, उसमें नदियों की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। Which of the following is the largest glacier of the Eastern Himalayan region? कौन सा ग्लेशियर है जो सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है, जो हमारा पूर्वी हिमालयन क्षेत्र है उसका? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास, एक है लोनार ग्लेशियर, दूसरा है सोनापानी, तीसरा है जेमू, और तीसरा है चौथा है आपका बारा शिगरी। तो इसमें से कौन सा ऐसा ग्लेशियर है जो कि सबसे बोलना चाहिए कि लार्जेस्ट ग्लेशियर के नाम से फेमस है? ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, जेमू। तो ये जो है लार्जेस्ट ग्लेशियर माना जाता है ईस्टर्न हिमालयन रीजन का, और इसको जेमू ग्लेशियर कहा जाता है। लगभग लगभग इस ग्लेशियर का जो लेंथ है वो 26 किलोमीटर माना जाता है, इसका जो लेंथ है वो 26 किलोमीटर का लेंथ है। तो इसको जो है, और ये सिक्किम के आसपास के क्षेत्र में है, तो इसको भी नोट कर लेना।
इस ग्लेशियर का जो लेंथ है वो 26 किलोमीटर है, जेमो ग्लेशियर। ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है ऑफ द ईस्टर्न हिमालयन रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय द। जीएसटी का जो परिषद होता है उसको कौन हेड होता है, कौन प्रमुख होता है उसमें? प्राइम मिनिस्टर, सेबी का चेयरमैन, आरबीआई का गवर्नर, या फिर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर? जो केंद्र के वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वो, प्रधानमंत्री, सेबी का अध्यक्ष, आरबीआई का जो गवर्नर है वो, इसमें से कौन सा सही है? जीएसटी काउंसिल किसके द्वारा हेडेड होता है, किसके द्वारा जो है उसको जो है कौन उसका मुखिया होता है? ऑप्शन, चलो सबको पता है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो वर्तमान में मुखिया कौन है इसके, जीएसटी परिषद के? अभी के डेट में कौन है जीएसटी परिषद परिषद के मुखिया, प्रमुख? हम्म। और कोई? ठीक है, ठीक है। निर्मला सीतारमन जो हमारे भारत के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो निर्मला सीतारमन इसके अभी वर्तमान में हेड है। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय इन इंडिया। क्वेश्चन है कि जो फिस्कल पॉलिसी होता है या जिसको हम राजकोषीय नीति कहते हैं, तो ये राजकोषीय नीति किसके द्वारा बेसिकली तैयार किया जाता है? फॉर्मुलेटेड बाय किसके द्वारा ये तैयार किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, या फिर अलग अलग जो बैंक्स होते हैं उनके द्वारा? कौन सा ऐसा जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा भारत की राजकोषीय नीति जो है तय की जाती है? तो देखो, राजकोषीय नीति ही बेसिकली सारा चीज जो है एक तरह से हैंडल करता है कि किसी भी राज्य में या किसी देश में अगर वहां पर ग्रोथ कैसा है, वहां के पॉवर्टी को कम करना है, ज्यादा कर मतलब पॉवर्टी कैसे रिड्यूस होगा, ये सब चीजों का जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो डिपेंडेंट होता है वहां की फिजिकल पॉलिसीज के ऊपर। ठीक है, तो वो जो फिजिकल पॉलिसी है वो डिसाइड किया जाता है या फॉर्मुलेटेड होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। राजकोषीय नीति, अब देखो, राजकोषीय है मतलब ऐसी नीति है जो राजनीति से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री यहाँ आएगा किस, कोई ना कोई मिनिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कोई वैधानिक बॉडी जो है यहाँ पे काम नहीं करेगी। यहाँ पर बात होगी आपके राजनीति से रिलेटेड, तो वो है मिनिस्ट्री, मंत्रालय के द्वारा ये तय किया जाता है। तो कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, वो तय करेगी कि कैसा राजकोषीय नीति होगा और उसके तहत डिसाइड होगा कि वहां का क्या होगा, ग्रोथ कैसा होगा, पॉलिटी क्या हालत होगी, सारा चीजें, महंगाई कैसा होगा, ये सब चीजें। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड बाई इम्पीच्ड फॉर, जो महामहिम राष्ट्रपति होते हैं उन पर जो महाभियोग होता है वो किस बेस पे लगाया जाता है? जो हम पिछले 2-3 क्लासों में इम्पीचमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, आर्टिकल 61 की, तो उसमें जो है इम्पीच्ड होते हैं तो वो किस आधार पे महाभियोग लाया जाता है? पहला है वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डिसरिगार्डिंग द पार्लियामेंट, और फॉर नॉट टेकिंग द प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है तब, या फिर वो संसद की अवहेलना करेगा तब, या फिर वो प्रधानमंत्री के सलाह नहीं लेगा तब, या फिर संविधान का उल्लंघन करेगा तब, या इनमें से सभी है? चलो, कुछ लोगों ने कहा है ऑप्शन डी, कुछ लोगों ने कहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है कि अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है तब जो है उस पे इम्पीचमेंट जो है लाया जाएगा या महाभियोग उस पे चलाया जाएगा।
अब उसका रीजन ये है कि देखो, अगर वो संसद की अवहेलना करता है तो कई बार ऐसा होता है कि जब राज्यसभा लोकसभा में कोई बिल पास भी हो जाता है तब भी जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो थोड़े दिन तक उस बिल को जो है अपोज कर सकता है या उस बिल को जो है रिजेक्ट कर सकता है। तो वो अपने आप में ही संसद की अवहेलना हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं कि संसद की हर बात को वो मानेगा। तो यहाँ पे एक चीज हो गया। ऑप्शन सी बोल रहा है कि प्रधानमंत्री की एडवाइस को सलाह नहीं लेने पर, प्रधानमंत्री की सलाह नहीं लेने पर, तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारे ऐसे भी अधिकार हैं जिसके लिए उसे प्रधानमंत्री की सलाह लेना जरूरी नहीं है। तो इसकी चीज के लिए भी उसको महाभियोग नहीं लाया जा सकता। तो बचता क्या है, संसद की संविधान की उल्लंघना, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन जो भी करेगा उसके ऊपर तो कार्यवाही होगी, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, क्योंकि सबसे ऊपर है संविधान, उसके नीचे में ही सारे लोग आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द मिलिट्यूड्स फेयर, मिलेट्स फेयर, बेसिकली इसका मतलब है मिलेट्स फेयर। ये स्पेलिंग मिस्टेक है। मिलेट्स फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन मध्य प्रदेश ऑन 28 जनवरी 2023। कहाँ पे जो है मिलेट फेयर जो है ऑर्गेनाइज किया गया मध्य प्रदेश में जनवरी 2023 में, 28 जनवरी 2023 में? इंदौर में, अलीराजपुर में, ग्वालियर में या फिर भोपाल में? तो अभी रिसेंटली जो है एक मिलेट का भव्य आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर सिटी में। तो ये न्यूज में भी रहा है काफी, तो याद रखना है ग्वालियर में जो है ये मिलेट फेयर या मिलेट्स मेला का आयोजन किया गया 28 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। राइट, ठीक है, काफी लोग को इसके बारे में पता है। तो इसका आंसर है ग्वालियर, याद रखना है ग्वालियर में ये चीज हुआ था। वेयर हैज द फर्स्ट बैग एटीएम ऑफ मध्य प्रदेश बीन स्टार्टेड? बैग एटीएम मतलब कि जो बोलना चाहिए कि थैला एटीएम भी कहा जाता है इसको, थैला एटीएम। ये किस टाइप के एटीएम है? बेसिकली जो है इसमें आप 10 रुपए डालोगे और जो इको फ्रेंडली थैला होता है वो आपको मिल जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश में जो है पहला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये एटीएम लगाया गया है? तो ऑप्शन है ग्वालियर, इंदौर, दतिया या फिर शिवपुर। शिवपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंदौर। इंदौर में जो है ऐसा पहला जो है मध्य प्रदेश का पहला ऐसा थैला एटीएम लगाया गया है जहां आप 10 रुपए डाल करके इको फ्रेंडली जो है बैग वहां से ले सकते हो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है इंदौर, फर्स्ट बैग एटीएम। नेक्स्ट है अ सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड? ओके, डिसइंफ्लेशन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन या स्टैगफ्लेशन? तो यहाँ पर जो है आपसे बोला जा रहा है कि किसी भी जो अर्थव्यवस्था है, किसी भी इकोनॉमी में सामान्य जो मूल स्तर में लगातार अगर इंक्रीमेंट होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? कहने का मतलब ये है कि जनरल प्राइस लेवल है, सामान्य मूल्य का जो स्तर है, इसमें लगातार निरंतर वृद्धि होगा, सस्टेन्ड राइज होगा इसमें, तब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पहला है आपका, इसको बोला जाता है डिसइंफ्लेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं विस्फीति। विस्फीति। इसको बोला जाता है अपस्फीति। और इसको बोला जाता है मुद्रास्फीति। और इसको बोला जाता है मुद्रास्फीति से रिलेटेड मंदी बोल सकते हो इसको। ठीक है, मुद्रास्फीति जनित मंदी इसको बोलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है, जब भी ऐसा सामान्य मूल्य में लगातार कंटिन्यूअस जो है इंक्रीमेंट होते रहता है, राइज आते रहता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इन्फ्लेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर है इन्फ्लेशन। आगे हम बढ़ते हैं। विच एमंग, अच्छा, इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखने का ना सिंपल से रीजन है, ये क्वेश्चन कई अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुआ है।
तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है, अगर किस्मत अच्छा रहता है तो आ जाता है, तो इसको रट्टा मारे टाइप से याद रख लेना, क्योंकि ये सारी चीजों को ना, सारे टर्म्स को इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है। तो हमारे स्टैटिक जीके में ये चीजें उतना ज्यादा है नहीं, तो फिर भी मैंने इकोनॉमिक सेक्शन वाले किसी कोर्स में मैंने पढ़ाया हुआ है इन सब चीजों को, तो यहाँ पे बस ये याद रख लेना फिलहाल। विच अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग जीएसटी इज करेक्ट। जो जीएसटी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स हैं, तो उसमें से कौन सा करेक्ट है ये बोल रहा है। पहला इसमें दिया है, द जीएसटी नेटवर्क वाज फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट के तहत जो है इसको फॉर्म किया गया है, उसको बनाया गया है, तो कंपनी अधिनियम कहते हैं, इसके तहत इस नेटवर्क को जो है सॉरी इस नेटवर्क को जो है क्रिएट किया गया है। सेकेंड है, द 100th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी इन द कंट्री। क्या संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया है देश में। सेंटर होल्ड 100% स्टैक इन द जीएसटी नेटवर्क। क्या जीएसटी का 100% स्टैक जो है सेंटर के पास होता है, केंद्र के पास होता है। और लास्ट है, जीएसटी काउंसिल इज स्टेचुटरी बॉडी, या बोल सकते हैं इसको वैधानिक जो है निकाय है ये, या कानूनन बॉडी है ये, ठीक है, लीगल बॉडी या स्टेचुटरी जो है बॉडी है ये। तो यहाँ पे एक चीज आपको चूज करना है जो करेक्ट है बिल्कुल। तो पहले चीजें मैं बता दूं इसमें से कुछ चीजें, कि ये जो हुआ था ये 101 जो वो था अमेंडमेंट था उसमें हुआ था, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो 101वां जो नंबर का संविधान संशोधन हुआ था उसमें जीएसटी की बात हुई है। दूसरा ये है, सेंटर हमेशा जो है 50% को ही रखता है, तो ये भी गलत है, 100% स्टैक उसके पास नहीं जाता है। ये जो है स्टेटुटरी बॉडी नहीं है, बल्कि जो हमारा जीएसटी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंडर में आता है, क्योंकि इसके अंदर में जो है बिल पास हुआ है संविधान में जो है, और ये जो है अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो ये जो है संवैधानिक जो है निकाय है, ना कि वैधानिक निकाय है। तो बचा क्या आपके पास, जीएसटी को जो है फॉर्म किया गया है अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट के तहत जो है इसको जीएसटी को जो है बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। Which among the following indirect taxes is charged by the central government? केंद्रीय जो सरकार है या केंद्र शासन है उसके द्वारा जो है कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर जो है लगाया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अब तो जीएसटी का चक्कर आ गया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में आज भी इस तरह की चीजें जो है पूछ देता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, परचेस टैक्स, या टैक्सेस ऑन लॉटरी। तो क्या क्या इसमें से टैक्स है, जो कि कौन सा इसमें से एक टैक्स है जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर्विस टैक्स। बाकी जो टैक्सेस होते हैं वो जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है लगाया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द छत्तीसगढ़ी वर्जन ऑफ रास। रास के बारे, रास लीला जो होता है वो छत्तीसगढ़ी में उसका क्या वर्जन निकला हुआ है, रास का ही क्या वर्जन को हम छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, रास के वर्जन को नाचा बोलते हैं, गम्मत बोलते हैं, पंडवानी बोलते हैं, या फिर रहस बोलते हैं। चलो जल्दी बताओ, रास का छत्तीसगढ़ी वर्जन क्या है। अरे इसको तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है ना, गम्मत, नाचा, और एक और था क्या। चलो अभी तक तो सब लोगों ने गलत ही आंसर दिया है। रास को अगर कुछ समझ में नहीं आया तो रास और रहस को ऐड मतलब कनेक्ट करके तुक्का भी मार सकते थे, ठीक है। तो रास का ही छत्तीसगढ़ी वर्जन है रहस।
ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो ड्रामा चलता है उसमें 3 मेजर ड्रामा होता है, नाचा, गम्मत और रहस। तो बेसिकली जो नाचा है और जो गम्मत है वो तो बेसिकली महाराष्ट्र के तमाशा से इंस्पायर है। जो रहस है वो रासलीला, जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो चलता है भगवान कृष्ण की रासलीला, उससे इंस्पायर है, जो कि यहाँ पे रहस के नाम से चलता है छत्तीसगढ़ में। सर मैं डी बोला था तुक्के से, चलो यार तुक्के से ही सही बोले तो थे। तो रास का छत्तीसगढ़ी वर्जन को रहस कहा जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो तो अभी के लिए इतना ही। हम लोग शाम के जो है ये 30 क्वेश्चन का सेट खत्म हो गया यहाँ से। शाम के टाइम में, शाम में हम लोग और 30 क्वेश्चन का सेट करेंगे, उसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ ज्यादा क्वेश्चन रखेंगे और फिर वो हमारा लास्ट क्लास होने वाला है। उसके बाद आप लोग को तैयारी करना है जितना भी आप लोग कर सकते हो और बेहतर तरीके से। तो फिलहाल अभी एक क्लास और है सर का आपका, तो वो अटेंड कर लो। और शाम को मे भी वही 5-6 बजे मैं अपडेट कर दूंगा, या 6 बजे होगा या 7 बजे, जो भी है, तो उसको मैं 1-2 घंटे आप लोग को पहले बता दूंगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं और मिलते हैं इवनिंग क्लास में, ठीक है।